नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएसबी क्रैक एग्जाम्स और आपके साथ मैं हूं किरण नेगी। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को आर्मी कैंटोनमेंट्स बहुत पसंद आते हैं। कभी रास्ते में सेना की कोई जिप्सी गुजरती है तो उसमें बैठे सेना के अफसर को देखकर मन में एक अलग से गर्व की अनुभूति होती है। सरहद पर सीना तान हाथों में बंदूक लिए जब हम किसी फौजी जवान को खड़ा देखते हैं तो अक्सर मन में ये प्रश्न आते हैं कि क्या इस जवान को भी कभी कोई चिंता सताती होगी, या कभी आतंकवादियों का सामना करते हुए इनके मन में भी घबराहट होती होगी। सैनिक के जीवन के अलग पहलुओं को और उनके मनोभावों को बहुत ही सुंदर रूप से कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया है हमारी आज की गेस्ट ने, जिनका नाम है मिसेस रचना बिष्ट रावत। मिसेस रावत ने हाल ही में अपनी एक न्यू बुक लॉन्च की है जिसका नाम है इंसोम्निया द आर्मी स्टोरीज। आपको बता दें कि मिसेस रावत की दो बुक्स द कारगिल और द ब्रेव हार्ट्स बेस्ट सेलिंग बुक्स में रह चुकी हैं। मिसेस रावत खुद एक आर्मी ऑफिसर की बेटी, बहन व पत्नी भी है और इसी वजह से वो भारतीय सेना को बेहद करीबी से जानती व समझती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। Yeah, गुड मॉर्निंग मिसेस रावत एंड वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। thank you. Thank you so much, Kiran. मिसेस रावत, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपकी बुक इंसोम्निया द आर्मी स्टोरीज बहुत ही बेहतरीन कर रही है और मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आपका, किरण। मिसेस रावत, हमें इंसोम्निया के बारे में कुछ बताइए और आपने ये नाम क्यों चुना ये भी बताइए। अच्छा, इंसोम्निया नाम तो इसलिए चुना क्योंकि इंसोम्निया में एक कहानी है जो कि मैंने सबसे पहले लिखी थी और विच वॉज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। और इंसोम्निया का मतलब, जैसे आप जानते हो, पूरी रात नींद नहीं आना, उसको इंसोम्निया कहते हैं। तो वो कहानी एक ऐसे जनरल साहब के बारे में है जिनसे कश्मीर में कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो जाते हैं और फिर पूरे लाइफ वो उसको रिग्रेट करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो वो एक फ्लैगशिप स्टोरी थी किताब की और उसका मेन पर्पस था ये दिखाना कि हम लोग फौज ने क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं कश्मीर में। ये तो बहुत बातें होती हैं, बहुत जिक्र होते हैं अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पे, एक्टिविस्ट से। पर हम कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो ह्यूमंस ही हैं, तो उनके भी कुछ राइट्स हैं विच आर ऑफन वायलेटेड इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी। बट हम उनको खाली एक सिपाही की तरह देखते हैं, जीआई जो टॉय की तरह देखते हैं। वी डोंट लुक एट देयर इमोशंस। तो इसमें कई बार ऐसा, आई एम नॉट सेइंग कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं होते होंगे, आई एम श्योर होते होंगे, और वो इट इज पार्ट ऑफ व्हाट वुड यू से, जॉब के वो स्ट्रेस या स्ट्रेन से रिलेटेड हैं, नहीं होने चाहिए। बट इफ इट हैपेंस, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर कि अगर किसी आदमी से ऐसा हो गया है तो वो उसके खुद की साइकी पे क्या असर पड़ेगा उसका। सो इंसोम्निया कहानी यही एक्सप्लोर करती है और इसी से किताब का टाइटल आया है, इंसोम्निया। ओके। मिसेस रावत, आपने बिल्कुल अलग पहलू एक लिया है, मुझे लगता है, एक जवान की जिंदगी में, एक सैनिक की जिंदगी में, क्योंकि बिल्कुल सही, हम लोगों ने बहुत बार उनकी स्टोरीज तो सुनी है, वैलर की, त्याग की, सैक्रिफाइसेस सबके बारे में सुना है, लेकिन ये वाला एंगल कि एक सैनिक के ऊपर क्या बीतती है जब वो किसी को क्या तो किसी आतंकवादी के सामने सामना करता हो या कुछ और, ये सारी स्टोरीज बहुत ही अपने आप में मिलती जुलती है। मिसेस रावत, आपने 2014 में स्टार्ट किया एज एन ऑथर अपनी जर्नी को और अभी आपकी ये फिफ्थ बुक है, इफ आई एम राइट, इंसोम्निया। आपकी सारी पांचों की पांचों किताबें फौज से ही रिलेटेड है, आर्मी से ही कनेक्शन है कहीं ना कहीं। कैसे आप इसे देखती है? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस या फिर ये आप सोच समझ के आप ये ही बुक्स लिख रही हैं? नहीं, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि वो पहली किताब जो मुझे पेंगुइन रैंडम हाउस ने लिखने के लिए दी वो परमवीर चक्र के ऊपर थी, उनकी कहानियां थी। तो इट हैपेंड टू बी एन आर्मी बुक एंड इट बिकेम अ वेरी बिग हिट। और उसके बाद जैसे ऑथर्स ब्रांडेड हो जाते हैं, तो पेंगुइन वाज लुकिंग फॉर अ मिलिट्री राइटर और उनको लगा कि आर्मी ऑफिसर्स जो कहानियां लिखते हैं वो थोड़ी शायद टेक्निकल ज्यादा होती हैं और उनमें स्टोरी वाला एलिमेंट कम रह जाता है, तो शायद आम आदमी उसको पढ़ने में थोड़ा कतराते हैं या उनको थोड़ी मुश्किल लगती हैं पढ़ने में। बट बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड राइटर, आई एम अ फीचर राइटर एंड आई एम अ स्टोरी राइटर, तो मेरे को कहानियां लिखने का वही हुनर है मेरे में, तो उनको मैंने कहानियों की तरह लिखा एंड नॉट लाइक मिलिट्री हिस्ट्री। सो मे बी दैट इज वाई दे क्लिक्ड। और उसके बाद में फिर एक के बाद एक, कभी आर्मी की तरफ से 1965 तो इंडियन आर्मी ने मेरे को लिखने के लिए कहा था, फिर ब्रेव पेंगुइन की तरफ से थी,
Shoot Die Fly happened because of a personal reason. My father was dying at that time, and उनकी एक रिग्रेट थी पूरे लाइफ की कि आर्मी बहुत ही अच्छा करियर होता है, पर यंग बच्चे आर्मी के लिए ऑप्ट नहीं करते, और वो दे प्रेफर जॉब्स जिसमें ज्यादा पैसा है या बाहर जाने के चांसेस हैं। तो वो हमेशा ये कहते थे कि आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करते बच्चे, इतना अच्छी लाइफ आर्मी देती है, इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट लाइफ दैट आवर कंट्री कैन ऑफर, विच आई टोटली अग्री विद। और ये पेंगुइन बहुत टाइम से एक मेरे से किताब लिखवाना चाह रहा था, जिसमें कि वो चाह रहे थे कि मैं डिफरेंट आर्म्स आर्मी के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखूं, बट इट वाज सपोज टू बी सॉर्ट ऑफ अ हैंडबुक कि अच्छा ये होता है, सिग्नल्स होता है, पैराज होता है, इंजीनियर्स होता है, ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये काम करते हैं वो लोग। But when I lost my father, तो मैं बहुत I went into depression, and to come out of that depression, I thought वो पेंगुइन जो इतने टाइम से किताब कह रहा था, जो मैं नहीं लिख रही थी, उसको मैं लिख लेती हूँ। And then I told them कि मैं उसको कहानियों की तरह लिखूंगी. So we will pick heroes from each arm, जैसे इंजीनियर्स के होंगे, सिग्नल्स के होंगे, माउंटेनियर्स होंगे, स्काई डाइवर्स होंगे, तो एक एक कहानी हम लेंगे और उससे हम बच्चों को बताएंगे कि देखो आप ये भी कर सकते हो, आप स्काई डाइविंग भी कर सकते हो, आप अनआर्म्ड कॉम्बैट कर सकते हो, आप एवरेस्ट चढ़ सकते हो। आर्मी आपको बिसाइड्स अ करियर ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज भी देती है। सो दैट वाज द प्रेमाइस बिहाइंड द बुक। और फिर शूट डाई फ्लाई लिखी, वो भी आई थिंक काफी पसंद आई आर्मी एस्पायरेंट्स को, और ऐसे ही वो एक एक करके फौजी किताबें होती गई। एंड ऑथर के लिए, बिकॉज मैं आर्मी के ही कैंटोनमेंट्स में पढ़ी बड़ी हूँ, तो मेरे लिए आसान है आर्मी की कहानियां लिखना। मैं उन लोगों को, मुझे ऐसा लगता है मैं पर्सनली जानती हूँ, तो अगर मैं कोई कैरेक्टर क्रिएट भी करती हूँ आर्मी से, तो मुझे लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल उनके जैसा है और उनको मैं जानती हूँ, सो इट बिकम्स इजियर। सो इट्स एन इजी वे आउट फॉर एन ऑथर, बट आई थिंक आई शुड बी एक्सप्लोरिंग अदर जॉनर्स ऑल्सो। राइट, वेरी सून हम लोग मतलब आर्मी से हटके भी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे शायद से आपकी न्यू बुक्स में। अभी अगली किताब तो शायद आर्मी की ही होने वाली है, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी ऑन द 71 वॉर, बट होपफुली आफ्टर दैट। श्योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मिसेस रावत, आपने ये स्टोरीज कैसे चूज की अपनी बुक के लिए? ये स्टोरीज किरण, मैं जब फिरोजपुर में रहती थी, जब मेरे हस्बैंड की वहां पे पोस्टिंग थी, तो मैं एक ब्लॉग लिखा करती थी, एंड आई वाज नॉट वर्किंग विद एनी न्यूज़पेपर एट दैट टाइम। तो उस समय मैं ये कहानियां लिखती थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरा ब्लॉग पढ़ा करते थे। तो इंसोम्निया की काफी सारी कहानियां तब लिखी मैंने। और फिर अब जब लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम पे मेरे पास काफी टाइम था और खाली समय था, और कोई इंटरव्यूज नहीं थे करने के लिए, तो उस समय लिखी। सो दैट इज हाउ इंसोम्निया हैपेंड। आपकी बुक में बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो इनमें से आपकी खुद की पर्सनल स्टोरी, फेवरेट स्टोरी कौन सी है? मेरी फेवरेट स्टोरी है, एक सीरीज है, उसमें 3-4 स्टोरीज हैं अबाउट अ कैरेक्टर कॉल्ड बैट बॉल। एक मेजर बटा ब्याल हैं जिनका कि आर्मी वाला नाम बैट बॉल है, जैसे कि आर्मी में सब नामों को शॉर्टन कर दिया जाता है और ऐसे नाम रखे जाते हैं, तो उनका नाम बैट बॉल है। और उनके एक टुआईसी हैं, कंपनी टुआईसी, जिनका नाम कैप्टन डोगरा है, जिनको वो डॉगी बोलते हैं। तो बैट बॉल एंड डॉगी स्टोरीज हैं इंसोम्निया के अंदर कुछ, जिसमें कि ये 2 यंग ऑफिसर्स अपनी कंपनी को लेके कश्मीर में पोस्टेड हैं, जहां पर वो फिरन पहनते हैं, दाढ़ी उगा के रखते हैं, और लोकल पॉपुलेशन के साथ ही घुल मिल जाते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। तो ये इन दोनों कैरेक्टर्स की कुछ स्टोरीज हैं, जिसमें वो कई तरह की बदमाशियां करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, कुछ नालायकियां भी करते हैं। सो दीज आर स्टोरीज अबाउट बैट बॉल एंड डॉगी। वो मेरी सबसे फेवरेट हैं, जो लिखने में भी मुझे बहुत मजा आया, एंड आई एम होपिंग कि लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, और उनको थोड़ा ये भी पता चलेगा कि आर्मी ऑफिसर्स आफ्टर ऑल होते तो कॉलेज किड्स ही हैं, जो 22-23 साल के लड़के ज्वाइन करते हैं आर्मी, तो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर वो एट हार्ट दे आर जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेज किड्स विद गर्लफ्रेंड्स, विद सम नॉटीनेस इन देयर हार्ट। समटाइम्स दे आर टेलिंग लाइज टू देयर सीओ, कभी उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया है, फिर वो उससे बच रहे हैं, रैगिंग कर रहे हैं कभी नए ऑफिसर की। तो ये इस तरह की कहानियां हैं विच विल गिव एस्पायरेंट्स ऑल्सो अ लुक इनटू आर्मी लाइफ, कि वहां पे एक्चुअल में हंसी मजाक,
बदमाशियां, ये सब होता है. So they will also get to know that. आपकी मिसेस रावत, आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि यंग ऑफिसर्स 20-21 साल के, इनके दिल में लड़की है और दिमाग में बहुत सारे प्रैंक है, लेकिन जैसे ही देश में मर मिटने का जब बारी आती है तो ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग का असर है कि मतलब जो अभी 2-3 साल पहले सिविलियन थे वो एकदम फौज की ट्रेनिंग की और एकदम से वो तैयार हो गए देश में मर मिटने के लिए? क्या रोल आपको लगता है इसमें? दोनों का ही है मेरे ख्याल से. दो, मेरे को ऐसा लगता है कि हर फौजी, हर बच्चा जो फौज ज्वाइन करता है वो देश प्रेम के लिए तो शायद नहीं करता है. इट इज जस्ट लुक्ड एट एज अनदर जॉब. कुछ लोग एडवेंचर के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग आर्मी का इतना रिस्पेक्ट है, कुछ ग्लैमर ऑफ यूनिफॉर्म, इन सब चीजों के लिए ज्वाइन करते हैं. बहुत कम होंगे जो कि देश की सेवा करने के लिए ज्वाइन करते हैं. तो ये अलग बात है कि जब उनकी ट्रेनिंग होती है और जब ऐसा कभी मौका आता है तो वो तैयार हैं वो सैक्रिफाइस करने के लिए भी. पर जिन भी ऑफिसर्स से मैंने बात करी है जिन्होंने कि कुछ बहुत ही बहादुरी का काम किया है या अपनी जान को जोखिम में डाला है, दे ऑल से कि उस टाइम पे देश उनके दिमाग में नहीं होता है जब वो ये सब काम कर रहे होते हैं, जब उनकी खुद की जान पे बनाई होती है. तो उस टाइम दे से कि एक तो नाम, नमक और निशान जो आर्मी में शुरू से ही घोट घोट के पिला दिया जाता है यंग ऑफिसर्स को या यंग जवान्स को, वो ये होता है कि आपकी कंपनी की इज्जत है, आपकी यूनिट की इज्जत है, आपके साथ जो आपके कॉमरेड्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, आपके साथ के अफसर या जवान हैं, उनका आप पे भरोसा है और आपका उन पे भरोसा है, ये कभी नहीं टूटना चाहिए. So I think that is what works more than देश के लिए जान देना, because I think they fight for their pride, the pride of their regiment, the pride that people associate with the uniform. There are people who have told me कि डर लगता है जब लड़ाई के मैदान में जाओ, तो ऐसा नहीं होता कि डर नहीं लगता है या तुम पीछे नहीं हटना चाहते हो, बट यू नो कि ये जो मेरे साथ में मेरा साथी खड़ा है, अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो इसका क्या होगा, या अगर मैं पीछे हट गया तो वापस जाके मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे. तो अपनी इज्जत, अपने यूनिट की इज्जत, ये सब चीजें मैटर करती हैं. और ऑफ कोर्स आर्मी की ट्रेनिंग तो एक अलग ही ट्रेनिंग है और बहुत बदल देती है. वो जो यंग बॉयज या गर्ल्स ज्वाइन करते हैं जो कि दे आर जस्ट लुकिंग एट इट एज अनदर जॉब, वो साथ जीने मरने की दोस्ती हो जाती है उनकी आपस में, जो कि बूढ़े होने तक रहती है. एंड दैट इज आई थिंक द हार्डशिप्स, द रिगर्स, द ट्रेनिंग दैट द आर्मी गिव्स यू, वो है. और एक और चीज जो ट्रेनिंग देती है, मुझे लगता है वो आपको एक सुपरमैन जैसा बना देती है. इट ट्रेन्स यू इन एवरी फील्ड. मतलब आपको किसी लड़की के साथ डांस कैसे करना है, आपको कांटा किस तरफ रखना है, चम्मच किस तरफ रखना है, डेजर्ट स्पून कहाँ होगा, कैसे आप खाना खाओगे, कैसे आप घोड़े पे चढ़ोगे, फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं, अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, आपको मेस मैनर्स सिखाए जाते हैं. So actually it trains you to become an officer and a gentleman or a gentlewoman as the case might be. And that training is so comprehensive. वो आपको इतनी सारी चीजें सिखा देते हैं. अनआर्म्ड कॉम्बैट सिखाएंगे, घोड़ा चलाना सिखाएंगे, टैंक चलाना सिखा देंगे, दौड़ने में आप फिट हैं, आप कसरत कर सकते हैं, आप में पूरी रात आप उठ के कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं. सो आई थिंक इट इंस्टिल्स दैट करेज इन यू, कि आप में ये कॉन्फिडेंस और ये करेज आ जाता है कि अगर कभी ऐसा समय आया, चाहे वो लड़ाई के मैदान में आए, चाहे वो आम जीवन में आए, या कोई बदमाश रास्ते में आपको मिल जाए जो कोई लड़कियों को छेड़ रहा है या कोई बूढ़े आदमी को तंग कर रहा है, आप में इतनी हिम्मत है और आप में इतना भरोसा है कि आप में इतनी ताकत भी है कि आप उसका जवाब दे सकते हैं. सो आई थिंक आर्मी ट्रेनिंग को भी बहुत मायने दिए जाएंगे. बिल्कुल. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे से कि आर्मी इज जस्ट नॉट अ जॉब, इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें सिखा दी जाती है कि आप अपने आप में ही पूरा मतलब आई फील एक्सट्रीमली लकी कि हम शादीशुदा, हम लोग हमारी आर्मी ऑफिसर से शादी हो रखी है, बिकॉज दे आर अ प्योर जेंटलमैन, जो आप पूर्ण रूप से, जिसे आप कहते हैं ना कि प्रॉपर मैनेज्ड मेन. एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए. बाकी फील्ड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नौकरी
उतनी ही इम्पोर्टेंट है, पर एक वो जो ट्रेनिंग आपको देती है वो आपको एक शायद बेटर सिटीजन बनाती है। तो वो मेरा पूरा भरोसा है फौजी ट्रेनिंग पे। और इनफैक्ट अगर आप देखो तो ऐसा लगता है आप पहचान लेते हो, अगर यूनिफॉर्म में नहीं भी हैं तो भी आप किसी को देख के पहचान लोगे कि ये शायद डिफेंस फोर्सेस में होगा। बिल्कुल, एंड पर्सनालिटी, राइट, पर्सनालिटी ही वैसी है। पर्सनालिटी, इट्स द हेयर कट, इट्स या द मैनर, सो मेनी थिंग्स। या एब्सोल्युटली। मिसेस रावत, आपकी बुक में एक स्टोरी है जिसका नाम है साथी, और उस स्टोरी में आपने बताया है कि सरहद पर जब दोनों देशों के जो सोल्जर्स हैं, जब वो वहां खड़े रहते हैं सरहद पर, तो उनकी आपस की बॉन्डिंग कैसी है। इस स्टोरी के बारे में मुझे कुछ बताइए। ये जो स्टोरी है किरण, ये मैंने अपने भाई से सुनी थी, कर्नल समीर बिष्ट, जो कारगिल की लड़ाई में भी गए थे। उन्होंने मेरे को एक बार ऐसे ही बताया था कि सियाचिन पे एक ऐसी पोस्ट है जहां पर कि पाकिस्तान की पोस्ट और इंडिया की पोस्ट इतनी पास पास हैं कि वो एक दूसरे को आवाज दे सकते हैं, और वो साथी कह के पुकारते हैं एक दूसरे को, बट पर वो इतनी पास नहीं है कि कॉन्वर्सेशन हो सके। तो वो हाथ वाथ हिलाते हैं, साथी बोल के बात करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो ये फिर मैंने जब मैं ये कहानी लिख रही थी तो आई जस्ट इमेजिन्ड कि अगर वो पोस्ट इतनी पास होती कि पाकिस्तानी सिपाही और इंडियन सिपाही में बातचीत हो पाती, और वो एक ऐसी जगह है सियाचिन जहां पर यू आर कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, आप लोनली हैं, आपके पास कोई कंपनी नहीं है, आपके अपने आप से बहुत दूर हैं, तो क्या एक दुश्मन आपका अपना बन जाएगा उस समय में, जब वो ही आपके सामने है, वो ही बात करने के लिए एक ही आदमी है, और वो आपके दुश्मन का सिपाही, दुश्मन फौज का सिपाही है। तो आई इमेजिन द स्टोरी एंड आई इमेजिन कि वो पोस्ट इतनी पास हैं कि वो दो लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ द स्टोरी हैपेंड। और उसमें जो दूसरा एक पार्ट है जिसमें कि एक दब जाता है बर्फ के नीचे, वो भी सच है, वो भी हुआ था सियाचिन में, और वो भी मेरे को किसी ने बताया था कि ऐसा हुआ था कि उनके सिपाही दब गए थे बर्फ के नीचे, और फिर वो बल्लियां लेकर के गए थे ढूंढने के लिए, एंड दे कुड नॉट सेव देम। तो वो इंसिडेंट भी कहानी में आया है थोड़ा। राइट। और अगर हम उसे आज के कंटेक्स्ट में देखें मिसेस रावत, बिकॉज इंडिया और चाइना में ऑलरेडी टेंशन्स चल रही है और बॉर्डर पे खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है आज के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एक भारतीय सैनिक हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कॉमन सिटीजन से। मुझे लगता है कि किसी भी टाइम पे एक भारतीय सैनिक हमसे ये एक्सपेक्ट करता होगा शायद कि हम भी अपना काम उतनी ही जिम्मेदारी से और उतनी ही होनहार तरीके से करें जैसे कि वो करते हैं। और हमारे काम में जान देना नहीं है, तो अगर आप इंजीनियर हैं तो आप अपनी सड़क अच्छी बनाइए, बिना उसमें मिलावट किए, बिना कट्स दिए हुए, बिना घूस लिए हुए, तो कि सैनिक वापस आए तो बेचारा एक अच्छी सड़क पे तो गाड़ी चला पाए। या आप कूड़ा ना फैलाइए, आप पोल्यूशन नहीं करिए, आप महिलाओं की इज्जत करिए। आई थिंक अ गुड कंट्री इज व्हाट ऑल ऑफ अस वांट, हर सिटीजन यही चाहता है, और हम बस सिपाहियों पे एक वो डाल देते हैं जिम्मेदारी की भाई देश की रक्षा ये करेंगे अपनी जान दे करके, इसके बदले में हम इनकी जय जयकार करेंगे, पर हम भूल जाते हैं कि हमारी भी एज सिटीजन कई जिम्मेदारियां हैं। आप अपना इनकम टैक्स भरिए, आप सड़क के रूल्स मत तोड़िए, आप गाड़ी से कूड़ा मत फेंकिए बाहर, ये सब चीजें भी उतनी ही जिम्मेदारी का काम है और उतनी ही जरूरी है। आई थिंक इफ वी डू आवर जॉब प्रॉपरली, दैट्स ऑल अ सोल्जर विल वांट। मिस रावत, आपने बहुत करीब से फौज की जिंदगी को देखा और जिया है, क्योंकि आप खुद एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं, बहन हैं और पत्नी भी हैं। तो आपका तो मुझे लगता है पूरा जीवन ही फौज के अंदर ही बीतता गया है अभी तक। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, बहुत सारी टिप्पणियां लोग करते हैं कि फौज मतलब आर्मी क्या करती है, इनको तो सैलरी मिलती है ना आर्मी में, वहां सरहद पे खड़े होने के लिए, या फिर जब कोई सेना का जवान शहीद होता है तो बहुत बार ऐसी बातें सुनने को मिलती है। क्योंकि आप इतनी क्लोजली आप एसोसिएट हैं आर्मी के साथ, क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को। और मैं एक फौजी की ग्रैंड डॉटर भी हूँ किरण। मेरे दादाजी सूबेदार मेजर साहब थे अच्छा, फौज में। सो इट्स 4 जनरेशंस। बहुत सारी जनरेशन से, राइट। तो हाँ, जब मैं ये सुनती हूँ कि भाई ये तो इनका काम था या इनको तो फ्री राशन मिलता है, तो मुझे काफी खराब लगता है कि
मुझे ये लगता है कि जो आर्मी वाले काम कर रहे हैं, जो उन पे जो जिम्मेदारी है कि आप अपने देश की रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे, एंड योर कंट्री फर्स्ट, और उसके बाद आप खुद आते हैं, तो ये काम हर कोई कर नहीं सकता है. सो इट मेक्स देम वेरी स्पेशल. ये एक आम जॉब नहीं है. इट्स नॉट लाइक एनी अदर जॉब कि आप बैंक में काम कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं. और क्या आप तैयार हैं? आपको कितना फ्री राशन, कितनी तनख्वाह, जो भी प्रिविलेजेस जो लोग ग्रज करते हैं कि आर्मी वालों को क्यों दिए जाते हैं, कैंटीन फैसिलिटीज, मुझे लगता है कि हमें देने चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग विच नोबडी एल्स इज रेडी टू डू. और अगर हम उनको ये प्रिविलेजेस देते हैं तो वो बहुत वेल डिजर्व्ड हैं, क्योंकि जो कीमत वो देने के लिए तैयार हैं, विच इज दैट दे आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, उससे बड़ा आप किसी से क्या ले सकते हैं? और वो देने के लिए हर कोई तैयार नहीं है वो देने के लिए. अगर आप कितना भी पैसा दे दीजिए, कितने भी प्रिविलेजेस दे दीजिए, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू से कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ जान देने के लिए? नहीं है हम तैयार. तो जो तैयार है वो कुछ स्पेशल है उसके अंदर, वो कोई स्पेशल काम कर रहा है, एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक दैट. अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की सेना स्ट्रांग रहे, यंग बच्चे ज्वाइन करें, आर्मी कंटिन्यू करती रहे, so it is very necessary that we need to make them feel special by whatever way that whatever the country can do for them, they should do it. और सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है एक भारतीय सैनिक के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? पर्सनल चैलेंज मुझे लगता है जो सबसे बड़ी टैक्सिंग चीज होती है, विच इज स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिलीज. क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हम फैमिली पीपल हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, और जो हमें अभी लॉकडाउन ने सिखा दिया है कि हमें कंपनी की जरूरत है. और फौज में तो एवरी सेकंड पोस्टिंग, इन्फेंट्री में तो हर दूसरी पोस्टिंग ऐसी है कि आप अपने परिवार को नहीं लेके जा सकते. और ये तो हम ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं. जवान्स तो बेचारे मोस्ट ऑफ द टाइम दे सर्व विदाउट देयर फैमिलीज, क्योंकि उनके रहने की जगह ही नहीं है. तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होता है कि साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली स्टेइंग अलोन, स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिलीज. और फैमिलीज जिनकी गांव में हैं, जिन सोल्जर्स की बच्चे अकेले हैं, यंग वाइफ अकेले हैंडल कर रही है चीजें, कई तरह की परेशानियां होती हैं जो कभी कभार हम सुनते भी हैं. कोई उनका जमीन हड़प लेता है, कोई बदतमीजी कर रहा है, और ये आदमी अपने देश की सेवा कर रहा है, वो वापस भी नहीं जा सकता. आर्मी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप ऐसे जा भी नहीं सकते कि अगर जरूरत पड़ी तो एकदम से चले गए. योर यूनिट कम्स फर्स्ट. अगर यूनिट किसी डिप्लॉयमेंट में है तो आप, योर फैमिली विल हैव टू फेंड फॉर इटसेल्फ. वो बहुत एक इमोशनली ड्रेनिंग होता है सोल्जर के लिए, एंड दे आर मेड इमोशनली स्ट्रांग. पर मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ किया जा सकता है. मोर फैमिली क्वार्टर्स कैन मे बी मेड, अकोमोडेशन बन सकती है. स्कूल्स तो हैं आर्मी के पास सब जगह, इतने बड़े कैंटोनमेंट्स होते हैं. अगर ज्यादा सिपाहियों के रहने की जगह बना दी जाए, एटलीस्ट इन प्लेसेस जहाँ पे रह सकते हैं. बड़े बड़े शहरों में भी सिपाही अपने फैमिलीज को छोड़ के रहते हैं, क्योंकि बहुत कम अकोमोडेशन होती है और सिपाही बहुत सारे होते हैं. सो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. राइट. मिस रावत, आपकी बुक को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं, और मुझे लगता है जो सबसे अच्छा रिव्यू मैंने अभी तक पढ़ा है वो शायद जनरल मलिक का है, और उन्होंने आपकी बुक के लिए लिखा भी है कि मतलब आपसे बेहतर शायद इन स्टोरीज को और कोई लिख भी नहीं पाता. वो उसे आप कैसे देखती हैं? Oh, that review just touched my heart. बहुत बहुत मायने रखता है वो रिव्यू मेरे लिए. और क्योंकि वो पहला रिव्यू था, ये किताब मैंने उनको छपने से पहले पढ़ने के लिए भेजी थी, और बहुत डरते डरते भेजी थी, क्योंकि किताब में थोड़ी नेगेटिव स्टोरीज हैं, कुछ शूटिंग इंसिडेंट्स हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंसिडेंट्स हैं. और मुझे पहले ही जो मेरे फौजी फ्रेंड्स थे उनसे फीडबैक मिला था कि फौजी लोगों को ये कहानियां पसंद नहीं आएंगी. दे विल नॉट वॉन्ट एनी स्टोरीज जिसमें कोई भी नेगेटिव चीज फौज के साथ जुड़े, चाहे वो सच भी हो. और दूसरा, उसमें कुछ स्टोरीज में बैड लैंग्वेज है, तो इट वॉज लाइक शोइंग माई फादर कि अरे मैंने ये गालियां लिखी हुई हैं, आप पढ़ोगे क्या? तो आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट सेंडिंग इट टू जनरल मलिक. और जब काफी दिन तक उनका कोई जवाब भी नहीं आया मेरी मेल के ऊपर, तो मुझे लगा उनको पसंद नहीं आई, एंड पोलाइटली उन्होंने इग्नोर कर दिया है. कुछ मेरे को बोला नहीं, कोई बुरी बात बोली नहीं है.
हाँ, सो आई वाज वेरी श्योर ऑफ दैट। और जब छपने जाने वाली थी किताब, जिस दिन हमने एडिटिंग पूरी कर ली थी, तो मेरी एडिटर ने बोला कि जनरल मलिक से पूछो क्या उन्होंने भेजा नहीं। तो मैंने कहा नहीं, उनका नहीं भेजना ही जवाब है, मैं नहीं पूछूंगी उनसे। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि उसी दिन शाम को मेरे मेल बॉक्स में उनकी मेल आई, और इतनी लंबी मेल थी जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी कहानियां, और जगह बहुत अच्छी क्रिएटेड है, लोग बहुत रियल हैं। और खाली उन्होंने मुझे एक लाइन ये लिखी, तुम्हारे रीडर्स तुम्हारी ये बैड लैंग्वेज के साथ तुम्हें कैसे एसोसिएट करेंगे, विच मेड मी फील दैट ही प्रोबेबली वुड हैव प्रेफर्ड कि वो नहीं हो, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। और एक और कहानी के लिए उन्होंने कहा कि रचना प्लीज डोंट लेट दैट जेसीओ किल द ऑफिसर। एक कहानी है उसमें जिसमें ऐसी एक सिचुएशन आती है जिसमें कि एक जेसीओ एक ऑफिसर पे अपनी बंदूक तान देता है, तो वो उनके तरफ से एक मेरे लिए हिदायत थी कि मत मारने देना उसको। तो फिर वी हैड टू एंडिंग्स टू दैट स्टोरी, और जिन्होंने पढ़ी है वो देखेंगे कि दो अलग अलग एंडिंग्स हैं उस कहानी की, और वो जनरल मलिक के लिए ही लिखी गई है। ओके। और मेरे ख्याल से आपकी ये इस इंटरव्यू को देख के बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो सिर्फ इस एंडिंग को पढ़ने के लिए ही ये बुक खरीदेंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा हमें भी पढ़नी है ये वाली स्टोरी। अगर कोई पढ़े, जो भी पढ़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अमेज़न पर रिव्यूज लिखिए, चाहे आप बुरा लिखें चाहे अच्छा लिखें। उससे ऑथर्स को पता चलता है कि आपको उनकी कौन सी कहानी पसंद आ रही है, कौन सी नहीं पसंद आ रही है, और उन्हें मदद होती है अगली किताब लिखने में। सो प्लीज रिव्यू द बुक ऑन अमेज़न। बिल्कुल। और मिसेस रावत, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक इतना अच्छा कर रही है। और हमने अभी तक ना बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़ी हैं जिसमें सोल्जर्स के वैलर, सेक्रीफाइसेस सबके बारे में लिखा है, लेकिन एक ऐसी स्टोरी लेकर आना जिसमें उनके जीवन का एक बिल्कुल अलग पहलू सामने लाना, लोगों के सामने लाना, वो आप बेहद काबिले तारीफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वाली बुक भी बहुत जल्दी बेस्ट सेलिंग बुक्स में आए, आपकी पिछली 2 बुक्स की तरह। मिसेस रावत, आपने अपनी बुक में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में भी लिखा है और उससे संबंधित बहुत सारी स्टोरीज भी हैं मेरे ख्याल से आपकी बुक में। तो जब हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक सिविलियन के लिए है, वो माइट भी उस सोल्जर के लिए नहीं है जब उन्होंने उसको एज अ सस्पेक्ट पकड़ा हो? क्योंकि हम लोग घाटी में बहुत बार सुनते हैं, न्यूज के थ्रू सुनते हैं कि शक के आधार पे लोगों को, आम लोगों को पकड़ा जाता है, कुछ को पूछताछ के लिए पकड़ा जाता है। तो आपको नहीं लगता कि देयर इज अ मतलब डिफरेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन फॉर बोथ द एंगल्स? जवान के लिए हो सकता है वो ना हो जो वो पकड़ रहा है उनको। Yeah, actually there's a very fine line separating the two, I think, और वो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल वो फौजी अपना काम कर रहा है, और वो कैसे करेगा? अगर आप ये बोल दें कि नहीं कर सकते, या आप किसी को पकड़ नहीं सकते, आप उनको बंद करके नहीं रख सकते, तो दैट माइट हैव अदर रेपरकशंस, जो कि हमने कई जगह देखे हैं कि आपको पता नहीं है ना, एज अ फौजी यू डोंट नो कि कौन इनोसेंट है और कौन मिलिटेंट है, विच कैन हैपन इन कश्मीर, विच हैज हैपेंड इन नॉर्थ ईस्ट। और गांव वाले लोग भी दोनों तरफ से मेरे ख्याल से कुछ प्रेशर में रहते हैं, सो मेनी टाइम्स दे लाई, नहीं बताते। और कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मेरी बुक में एक टच किया है हमने उसमें, जिसमें कि गांव वाले झूठ बोल देते हैं कि कोई है ही नहीं मिलिटेंट हमारे गांव में, और फिर जब वो फौजी पार्टी गई तो उन्होंने फायर किया और ये मर गए। तो अब आप फौजी मर गए उसमें, बिकॉज दे गांव वालों ने बोला कि कोई है ही नहीं गांव में, कोई मिलिटेंट नहीं है, एंड दे वर हाइडिंग राइट नियर द सरपंच हाउस। और ये लोग जब पेट्रोलिंग करने के लिए गए तो उन्होंने गोली चला दी और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया उनको, फौजियों को। तो अब इसमें हु इज डूइंग द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कौन कर रहा है? इट्स अ वेरी फाइन लाइन सेपरेटिंग इट। तो हम उनका तो जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं, वो तो अपनी जान बचाने के लिए मारा। तो ये जो लोग मरे, इनका ह्यूमन राइट्स कहाँ गए? इनके ह्यूमन राइट्स क्या थे जिनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है? सो आई थिंक वी नीड टू लुक एट देम फ्रॉम द आर्मीज पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि वो अपना काम कैसे करेंगे। हाथ बांध के तो नहीं कर सकते ना, they have to work and they have to do some things in the course of duty. So बिल्कुल। और ह्यूमन राइट्स, मुझे लगता है अगर एक आम जनता, अगर हमारे भी ह्यूमन राइट्स हैं तो एक फौजी के भी तो ह्यूमन राइट्स हैं। हम अक्सर दूसरे एंगल के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन हम एक जवान के ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर पाते।
और दूसरा वो उसकी पर्सनल बैटल नहीं है, वो अपने आप नहीं जा रहा है मारने के लिए, वो बिल्कुल। तो अपनी सरकार के लिए, ही हैज बीन ऑर्डर्ड टू डू इट, उसको कोई मजा नहीं आ रहा है वो करने में, एंड आई एम श्योर गिवन अ चॉइस ही वुड रादर नॉट डू इट। कौन एब्सोल्युटली। चाहेगा कि आप कहीं जाएं जहां आपकी जान को खतरा है, जहां आप किसी और की जान ले सकते हैं, कोई नहीं चाहेगा, पर वो उसका काम है, somebody has to do that work and they are doing that work on behalf of the government। और कई बार तो सिपाहियों को ऑर्डर्स होते हैं आप गोली नहीं चलाएंगे और सामने से लोग पत्थर मार रहे हैं उनके ऊपर, तो राइट, इज बिल्कुल। दैट फेयर? वो अपने को बचा भी नहीं सकते, बचाने के लिए भी गोली नहीं चला सकते, और सामने वाला उनको पत्थर मार रहा है। या कश्मीर में कितनी बार होता है कि महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं वो, जी, बिकॉज दे नो कि फौजी उन पे गोली नहीं चलाएंगे, एंड दे स्टार्ट स्टोनिंग दोज सोल्जर्स। तो it is a very fine line, and I think we need to look at both sides, and also remember कि it's not a personal battle of that soldier, वो आप ही के लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है वो सब चीजें। बिल्कुल। और So आई थिंक यही एक जवाब भी है उन लोगों के लिए जो लोग, हमने जैसे मैंने आपसे पहले भी एक प्रश्न पूछा था कि आर्मी लाइफ कैसे डिफरेंट है, कोई भी आम सिविलियन ऐसे नहीं जाएगा ना अपने लिए वो मार खाने के लिए और वो पत्थर फेंकने के लिए। एक फौजी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता है कुछ कुछ जगहों पे तो। बिल्कुल, आप अगर आप ट्रैफिक में ही जा रहे हैं तो क्या आप अपना हाथ, अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है कहीं सड़क के बीच में, आप रोक सकते हैं अपने आप को कि नहीं मैं नहीं हाथ उठाऊंगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड इट्स देयर जॉब, दे हैव टू डू इट, करना ही है उनको, तो ऑर्डर्स मिले हुए हैं। बिल्कुल। इसीलिए एक जवान, एक फौजी और लोगों से बहुत अलग है और उसको हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। आई एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू किरण, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो दोस्तों, आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे अब मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कीप शाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद। धन्यवाद।